So in this video we are going to talk about the very famous poem Break Break Break, which is written by Alfred Lord Tennyson. Break 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 is a poem written by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson के द्वारा लिखी गई यह कविता है. It is written during early 1835. 1835 की शुरुआत में इसे लिखा गया and published in 1842 और इसे 1842 में पब्लिश करा गया. इट इज़ एन एलेजी, यह एक एलेजी है. एलेजी का मतलब क्या होता है? शोक गीत, जो किसी के याद में दुखित होकर लिखा जाता है. विच डिस्क्राइब्स द पोएट्स फीलिंग्स ऑफ लॉस ऑफ आर्थर हेनरी हेलम. हमने बताया था जब इंट्रोडक्शन करवा रहे थे कि इन्होंने अपने मित्र, उनके खोने पर इन्होंने यह कविता लिखी है. मित्र का नाम था आर्थर हेनरी हेलम. शॉर्ट में आप AHH भी ध्यान में रख सकते हैं. ही वॉज ऑल्सो एन इंग्लिश पोएट, वो भी एक पोएट भी थे. ही वॉज वेरी क्लोज टू अल्फ्रेड टेनिसन, वो अल्फ्रेड टेनिसन से काफ़ी जुड़े हुए थे. ही डाइड ओनली एट द एज ऑफ 22, सिर्फ 22 की उम्र में उनका निधन हो गया. हिज डेथ अफेक्टेड टेनिसन वेरी मच, उनकी मृत्यु ने बहुत ज़्यादा टेनिसन को प्रभावित किया. टेनिसन नेम्ड हिज एल्डर सन आफ्टर हिज नेम, और यही कारण रहा कि उन्होंने अपने बेटे का जो नाम था वो उन्हीं के नाम पर रखा. टेनिसन वॉज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1809. 6 अगस्त 1809 को उनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 6 अक्टूबर 1892 को. ही वॉज अ ब्रिटिश पोएट, वो एक ब्रिटिश पोएट थे. एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट्स ऑफ विक्टोरियन इरा, और विक्टोरियन इरा के पॉपुलर पोएट्स में से एक थे. और विक्टोरियन इरा आप सभी जानते होंगे कि 1837 से 1901 तक था. ही गॉट अवार्डेड एट कैम्ब्रिज फॉर वन ऑफ हिज फर्स्ट पीसेज टिम्बिक्टू, मतलब उनका एक वर्क था जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. हिज वर्ड्स वॉज बेस्ड ऑन क्लासिकल मिथोलॉजिकल थीम्स, उनकी जो वर्क हैं वो क्लासिकल मिथोलॉजिकल थीम्स पर बेस्ड हैं. क्लासिकल मतलब जो होता है पुराने जो थीम्स होते हैं, या मिथोलॉजिकल मतलब जैसे कि हम लोगों की बुक है ना रामायण महाभारत या बाइबल कुरान, इन सब पर बेस्ड. कोई जैसे क्रिश्चियन बाइबल वगैरह पर बेस्ड है. इन मेमोरियम AHH, यानी ये जो इनकी कलेक्शन है जिससे ये लिया गया है कविता ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इन मेमोरियम AHH इसका नाम है. इज वेरी फेमस वर्क ऑफ हिम, उनका बहुत ही फेमस वर्क है. अलिसिस, यू है वहाँ पर, ULYSSES. अलिसिस इज ऑल्सो अ पोएम इन ब्लैंक वर्स. अलिसिस भी एक पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. ब्लैंक वर्स उसको कहते हैं जिसमें कोई राइमिंग नहीं होती है. इज फेमस, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है. हिज फादर जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, उनके जो पिता थे, वॉज अ क्लर्जीमैन, वो एक पादरी थे, यानी चर्च में जो प्रीस्ट होता है. ही मैरिड टू एमिली सेलवुड, यानी उनकी जो है माँ रही कौन? एमिली सेलवुड, जिनसे उनके पिता की शादी हुई थी 1850 में. सम अदर फेमस, एक्चुअली यहाँ पर जो है इनकी खुद की पत्नी है, वही एज लगा हमको. हाँ, इनकी पत्नी का नाम एमिली सेलवुड है. 1850 में इनकी शादी हुई इनसे. सम अदर फेमस वर्क्स ऑफ हिम आर, उनके कुछ फेमस वर्क्स के नाम हैं. द लेडी ऑफ सैलेट, जो कि 1833 में पब्लिश हुई थी. द चार्ज ऑफ द लाइट, ये आप लोग पढ़ेंगे भी, झारखंड के यदि आप बच्चे हैं तो आप पढ़ेंगे इनको. ये बहुत ही फेमस पोएम है, ये 1854 में पब्लिश हुई थी. द प्रिंसेस, जो कि 1847 में पब्लिश हुई. इन द फर्स्ट स्टांजा, अब आप आते हैं पोएम पर, तो पहले स्टांजा में द पोएट बिगिंस बाय टॉकिंग टू द वेव्स, वो लहरों से बात कर रहे हैं, वेव्स से. ही स्पीक्स टू देम, वो उनसे बात करते हैं. ऑल्दो दे आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड हिम, हालांकि वे उनका जवाब नहीं देते. ही सेज द वेव्स टू कंटिन्यू ब्रेकिंग द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, वो वेव से कहता है कि तुम तोड़ते रहो, इसको ब्रेक करते रहो. ही विशेज टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स टू द वेव्स, ऐसा लगता है मानो वो वेव्स से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को. बट ही इज इन सच अ सिचुएशन, लेकिन वो एक ऐसी स्थिति में है दैट ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस वॉट एवर ही इज थिंकिंग ऑफ, मतलब वो एक ऐसी हालात में है कि वो कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहे, उनके पास वो शब्द नहीं है जिनसे वो अपने फीलिंग्स को, अपने पेन को बयां कर सके. ही इज अनेबल टू फाइंड दोज वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ विच ही कैन कन्वे हिज थॉट्स, मतलब कहा ना मैंने
कि वो अपने थॉट्स को कैसे रिप्रेजेंट करे, उनके लिए कोई सुटेबल वर्ड्स ही नहीं मिल पा रहे। इन द सेकेंड स्टांजा, दूसरे स्टांजा में, ही डिस्क्राइब्स द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड, आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको उन्होंने बताया है। ही सीज देयर फिशरमैन्स बॉय, वो वहाँ देखते हैं एक फिशरमैन का लड़का है, मछुआरे का लड़का है। हिज सिस्टर, उसकी बहन यानी मछुआरे के लड़के की बहन, एंड द सेलर लेड, और नाविक का बेटा। दे आर डूइंग देयर जॉब्स, और सब कोई अपना अपना काम कर रहे हैं। द यंग बॉय हु इज सिंगिंग, यंग बॉय जो वही सेलर का जो लैड है वो गा रहा है ऑन द बे, मतलब तैरते हुए या फिर समुद्र में नाव चलाते हुए जो गा रहा है, इज बिजी इन एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बिजी है, खोया हुआ है। ही फाइंड्स ऑल दिस वेरी डिफरेंट टू व्हाट ही इज फीलिंग इनसाइड, और वो देखता है कि किस तरह से वो जो फील कर रहा है ना, वो कोई नहीं फील कर रहा। मतलब कहने की बात यही है कि उसका सिचुएशन सबसे डिफरेंट है, वो अपने अंदर उस दर्द को महसूस कर रहा है और शायद उस दर्द को आसपास कोई नहीं समझ पा रहा। इन द थर्ड स्टांजा, तीसरे स्टांजा में, ही डिस्क्राइब्स द मूवमेंट विच इज गोइंग ऑन अराउंड, कुछ आसपास की जो गतिविधियां हैं। द बोट्स आर सेलिंग ऑफ, नावें तैर रही हैं। एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड इज जस्ट अपोजिट टू हिज विश, वो नहीं चाहता कुछ हो लेकिन हो रहा है। एक्चुअली होता है ना, जब हम उदास होते हैं तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ रुक जाए, सब कुछ थम जाए, कुछ हो नहीं, लेकिन ऐसा तो होने से रहा, हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती, सब कुछ समय के साथ होता रहता है। द साइट ऑफ द सेलिंग शिप इज़ वेरी लवली, हालांकि समुद्र में वो जो जहाज तैर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो दृश्य काफ़ी प्यारा है, लेकिन इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। स्वाभाविक है, दुखी होते हैं तो कुछ भी अच्छी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती है। बट इट कैन नॉट डाइवर्ट हिज माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, हालांकि थोड़ी देर के लिए उनका मन बहलता भी है उससे, उस दृश्य को देखकर, लेकिन ज़्यादा देर के लिए वो उलझे नहीं रहते उसमें, फिर से वापस वो उदास हो जाते हैं, फिर से उन्हें अपने मित्र की याद सताने लगती है। ही लुक्स एट हिज हैंड, वो अपने हाथों को देखते हैं। परहैप्स ही रिमाइंड्स द हैंड्स ऑफ हिज डियर फ्रेंड, और ऐसा लगता है मानो वो अपने दोस्त के हाथ को याद कर रहे हैं, जब कभी वो उनसे हाथ मिलाए हों या जब कभी उनसे मिले हों। हु इज़ डिसीज्ड नाउ, डिसीज्ड मतलब होता है पास अवे, गुजर जाना, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। ही गेट्स लॉस्ट, वो खो जाते हैं इन हिज मेमोरीज, उसकी यादों में। इन द फोर्थ एंड द लास्ट स्टांजा ही रिपीट्स हिज वर्ड्स ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और आपने जब कविता पढ़ी होगी, देखा होगा, इस ब्रेक 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 लाइन को रिपीट किया है उन्होंने। ही रियलाइजेज दैट द लास्ट टाइम ही कैन नॉट गेट बैक टू हिम, और उन्हें इस बात का इल्म है, इस बात का पूरा एहसास है कि वो उन चीज़ों को वापस कभी नहीं पा सकते, उस समय को वापस वो कभी नहीं पा सकते। ये था पोएम का एनालिसिस। अब हम लोग अपने क्रिटिकल अप्रिसिएशन की बात करेंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ब्रेक 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 इज एन एलेजी, यह एक एलेजी है, विच इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ द पोएट्स फ्रेंड, जो कि पोएट ने अपने फ्रेंड के डेथ के ऊपर लिखी है, आर्थर हेलम जिनका नाम है। द ऑथर इमेजिन्स स्टैंडिंग नियर द क्लिफ, क्लिफ मतलब पर्वत होता है, माउंटेन, तो उस पहाड़ के नज़दीक वो खड़े होकर इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड सी शोर। एक्चुअली यहाँ पर रिपीट हो गया गलती से, यहाँ पर नियर द क्लिफ ऑन द सी शोर ऐसे हो जाएगा, है ना। ही एड्रेसेस द पोएम टू द सी वेव्स, वो अपना पोएम जो है किसको एड्रेस करते हुए, किसको संबोधित करते हुए कहते हैं, वेव्स को, समुद्र की लहरों को, व्हिच आर लैसिंग द रॉक्स रिपीटेडली, जो चट्टानों को बार बार धक्का दे रहे हैं। द पोएट फाइंड्स एंड एनालॉगी और सिमिलरिटी, यानी कह सकते हैं कि उन्हें एक समानता दिखती है, एंड एक्सप्रेसेस इट इनडायरेक्टली, और यहाँ पर देखो समझने की बात है, ऐसा लगता है कि वो अपने अंदर जो उसका फ्रस्ट्रेशन है ना, गुस्सा है, वो सी वेव्स से मिलता जुलता है। उन्हें लगता है कि मेरा जो गुस्सा है शायद सी वेव्स में भी दिख रहा है, सी वेव्स के जरिए वो अपने गुस्से को शांत करने का या फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। वही लिखा है कि इनडायरेक्टली वो अपने फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं सी वेव्स को एड्रेस करके, संबोधित करके। ही कंपेयर्स हिज ग्रीफ और वरी, वो अपनी जो चिंता है, पीड़ा जो है, उसकी तुलना करते हैं टू द वेव्स, लहरों से, एंड विशेज दैट
he could express his thoughts in the same way. और सोचते हैं कि काश हम भी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते जिस तरह से लहरें चट्टानों को छूकर, चट्टानों को तोड़कर अपने गुस्से को, अपने फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है. ही इमोशनली कमांड्स द सी. हालांकि हम नेचर पर कभी कमांड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर वो कमांड करते दिख रहे हैं. इमोशन, जब हम इमोशनल हो जाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे लगता है मानो कि हम दुनिया को मुट्ठी में कर लें. लाइक हम हर चीज़ मेरे कारण हो, मेरे वजह से हो और मेरे हिसाब से हो, ये हम ऐसा सोचने लग जाते हैं. तो वही वो एक तरह से इम्परेटिवली कमांड कर रहे हैं सी को टू ब्रेक द क्लिफ्स और द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, कि उन पर चट्टानों को वो तोड़ दे. इट इज़ क्लियर दैट बाय सेइंग दिस, कि ऐसा कहा कि वो क्या स्पष्ट करना चाहते हैं. ही एक्सप्रेसेस हिज डीप इमोशंस ऑफ ग्रीफ. ग्रीफ मतलब चिंता होता है, तो अपनी चिंता युक्त भावनाओं को वो दिखा रहे हैं. फर्दर आगे द पोएट एक्सप्रेसेस दैट लाइफ इज फुल ऑफ जॉय फॉर ऑल द पीपल. और आगे की लाइनों से ये भी पता चलता है कि वो दिखाते हैं कि लोगों का जीवन खुशियों से भरा पड़ा है अराउंड हिम, जो कि उनके आसपास हैं. यानी जो लोग उनके आसपास हैं उनका जीवन खुशियों से भरा है. बट दिस हैप्पीनेस इज अनेबल टू ब्रिंग हिज फ्रेंड बैक. लेकिन उन खुशियों से उनके मित्र वापस नहीं आ सकते. ही इज ऑल्सो सॉरी दैट ही कैन नॉट शेयर दिस हैप्पीनेस. और उसे बुरा लग रहा है कि वो खुशियाँ वो अपने दोस्त के साथ साझा नहीं कर पा रहा. He misses the tender or soft voice and touch of his friend which has become still now. वो अपने दोस्त के उस टच को, उस फीलिंग को महसूस करते हैं जब वो उसके पास होता था, और उसकी आवाज़ को भी याद करते हैं जो कि अब शांत पड़ गई है क्योंकि वो अब है नहीं. द पोएम इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स सिम्बोलिज्म. पोएम जो है अपने सिम्बोलिज्म के लिए रिमार्केबल है. द पोएम इज़ रिटन इन 4 स्टांजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच. 4 स्टांजाज में लिखी गई है, 4 लाइनों की 4 स्टांजाज में. द फर्स्ट 4 एंड लास्ट 6 लाइन्स आर अबाउट ग्रीफ. पहले की 4 और आखिरी की जो 6 लाइनें हैं वो ग्रीफ के बारे में, चिंता के बारे में. द थर्ड स्टांजा गिव्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हैप्पी लाइफ. और बीच में जो एक स्टांजा है वो आसपास हो रही ऐसी गतिविधियों को दिखाता है जिससे थोड़ी बहुत उसे हैप्पीनेस तो मिलती है, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होती है. द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCD. इसकी राइमिंग स्कीम सिंपल सी है, ABCD है हर स्टांजा का. द पोएम इज वन ऑफ द मास्टर पीसेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और ये पोएम काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है अपने इमोशंस के लिए, जिस वे में इसमें रिप्रेजेंट किया है पोएट ने अपने फीलिंग्स को, है ना. और कुछ MCQs यहाँ पर लिए गए हैं कि ब्रेक 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 जो है किसको कोमेमोरेट करता है, किसके डेथ को. तो जान ही रहे हो, आर्थर हेनरी हेलम अपने जो फ्रेंड थे उसके. दूसरा क्वेश्चन है कि किस तरह का वर्स है ये ब्रेक ब्रेक ब्रेक. तो ये एक एलेजी है. फिर है ए वर्स दैट पैशनेटली मर्न्स अ पर्सन्स डेथ. यानी एक ऐसी कविता जो किसी के डेथ को मर्न करती है, किसी के मृत्यु का शोक मनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हम एलेजी कहते हैं उसको. व्हेन वाज द पोएम रिटन. कब लिखा गया था? 1835 में. पब्लिश कब हुआ था? 1842 में. ये सब हमने समरी में भी देखा. और कौन है ऑथर इसके, इन मेमोरियम के? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है. व्हाट इज़ द पोएटिक जॉनरा ऑफ इन मेमोरियम. ये किस तरह की कविता है इन मेमोरियम जो है? तो ये एक एलेजी है. और किस एज से बिलोंग करते थे टेनिसन? तो विक्टोरियन एज, ये भी हमने समरी में देखा. और इन मेमोरियम कब पब्लिश हुआ था? 1850 में. ड्यूरिंग विच पीरियड इन मेमोरियम वॉज रिटन. कब लिखा गया इसको, किस दौरान लिखा गया? तो 1833 से 50 के बीच लिखा गया. और इन मेमोरियम कह रहा है कि किसकी मेमोरी में लिखा गया है? तो आर्थर हेनरी हेलम की मेमोरी में लिखा गया है. सो दिस वॉज द समरी एंड सम MCQs. I hope it helped you. Thank you.